झारखंड के रहने वाले विशाल प्रजापति एक डीजे साउंड कंपनी में काम करते हैं। शादियों में जाके अपने म्यूजिक सिस्टम के जरिए भीड़ को ठुमके लगवाने में इस डीजे बैंड को महारत हासिल है। पूरे ऑल ओवर झारखंड से आती है इनकी बुकिंग। 17 अप्रैल 2023 को विशाल अपने कुछ साथियों के साथ एक शादी से पैकअप करके वापस जमशेदपुर लौट रहे थे और इसी दौरान जैसे ही इनकी गाड़ी NH33 के तेमारा घाटी के अंदर एंटर करती है, ड्राइवर के सामने हो जाता है कंप्लीट ब्लैकआउट। और फिर इस डीजे बैंड ने उस पूरी रात जो एक्सपीरियंस किया ना भाई, उसे जानने के बाद आपके अंदर खौफ की एक चिलचिलाती लहर जरूर दौड़ जाएगी। पर इस पूरी घटना में जो मैंने आपको डेट बताई 17 अप्रैल 2023, इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना घटी है ना भाई, वहां पर समय की चाल और रफ्तार पूरी तरीके से बदल जाती है। तेमारा घाटी की और भी विचलित करने वाली रिकॉर्डेड बातें मैं आपको इस वीडियो में रिवील करके बताऊंगा। फिलहाल विशाल भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो बेसिकली झारखंड के अंदर जो धनबाद शहर है, जिसे आप कई बार वासेपुर के नाम से भी जानते हैं, उसी धनबाद शहर का एक बहुत ही मशहूर डीजे बैंड है जिसका नाम है सार्जेंट डीजे। और जितने भी लोग इस डीजे बैंड में काम करते हैं वो सारे के सारे धनबाद के अंदर ही मालिक के घर के आसपास रहते हैं रूम लेके। अब जो विशाल भाई जिन्होंने ये घटना मेरे साथ शेयर की है, ये भी धनबाद में ही रहते हैं। बेसिकली इनका घर गिरिडीह है। गिरिडीह एक छोटा सा टाउन है झारखंड का, वहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है धनबाद। ठीक है, तो सार्जेंट डीजे का काम करने का कुछ तरीका ऐसा है कि शादियों में जाके ये लोग अपना साउंड सिस्टम सेटअप करते हैं, जो भी पंडाल वगैरह रहता है वहां पे। और इनकी ना टीम बनी हुई है 8-10 लोगों की, मतलब अलग अलग बैच में डिवाइडेड है। हर बैच एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर अपनी सर्विस देता है। विशाल जिस बैच में काम कर रहा था, ये लोग धनबाद के आसपास जो शादियां होती हैं वहीं पर जाते थे। मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का सिस्टम नहीं था इनका। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डीजे साउंड सर्विस झारखंड में बहुत फेमस है, तो अप्रैल 2023 में जब पूरा मैरिज सीजन चल रहा था, जिसको हम लोग लगन बोलते हैं, तो लगन के टाइम में इनके पास एक ही दिन 2 बुकिंग आ जाती है। एक रांची की थी और एक जमशेदपुर की। अब इनके पास एक ही बैच था जो रांची और जमशेदपुर दोनों एरिया देखता था। तो सार्जेंट डीजे के मालिक ने सोचा कि यार ठीक है, जो बैच रांची जमशेदपुर देखता है उनको हम जमशेदपुर भेज देते हैं और विशाल के बैच को हम लोग रांची भेज देंगे। वहां पे ये लोग अपना सर्विस प्रोवाइड करके अगले दिन आ जाएंगे वापस धनबाद। आई होप आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। विशाल और उसकी टीम पहली बार रांची जाके अपना साउंड सर्विस देने वाले थे और भाई इसी के साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा खेला। विशाल और उसकी टीम एक ट्रक के अंदर बैठ के रांची पहुंचते हैं और जो दूसरी टीम थी वो पिकअप वैन में बैठ के जमशेदपुर पहुंचती है धनबाद से। विशाल और उसकी टीम रांची पहुंच चुके थे और डांगरा चौक के पास एक मैरिज हॉल था, वहीं पर एक शादी थी जहां इनको अपना पूरा साउंड सिस्टम सेट करना था। रात भर इन्होंने अपना डीजे साउंड लगा के बारातियों को नचाया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और अगले दिन सुबह सुबह ये लोग पूरा पैकअप करने लगे। जब ये अपना पूरा साउंड सिस्टम पैक करके ट्रक में लोड कर रहे थे, तभी इनके मालिक का कॉल आता है। विशाल की टीम को जो लीड कर रहा था, उनके पास कॉल आता है मालिक का कि यार जो जमशेदपुर पिकअप वैन गई थी ना, वो खराब हो गई है वहां पे। तुम लोग को जमशेदपुर जाना पड़ेगा ट्रक लेके, और वहां से जो उनका सामान था, जो जमशेदपुर के मैरिज हॉल का सामान था इनका, उसको भी इसी ट्रक में लोड करके तुम सब लोग एक साथ वापस धनबाद आ जाना। फिलहाल तुम लोग घर मत आओ। अब जैसे ही मालिक का फोन आता है, उसके बाद ये सारे के सारे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। आराम से इन्होंने पैक किया, सोचा कि यार जमशेदपुर ही तो जाना है। रांची से जमशेदपुर की दूरी मात्र 130 किलोमीटर है। अब इन्होंने पूरा पैकअप किया, फिर उसके बाद खाना वाना भी खाया, थोड़ा सा आराम किया और फाइनली जब निकलने का टाइम हुआ जमशेदपुर, तो उस समय घड़ी में बज रहे थे 7 शाम के 7। अब जो विशाल की टीम के साथ इनके ट्रक का ड्राइवर था, ये बैंड में काम करने से पहले इस रूट पर ड्राइव कर चुका था। रांची से टाटा वाले रूट पर ये अपनी गाड़ी लेके जा चुका था, पर दिन के टाइम। आज पहली बार ये रात के टाइम उस रूट को क्रॉस करने वाला था। थोड़ा बहुत इसने सुन रखा था कि यार जो वो तेमारा घाटी वाला एरिया है वो थोड़ा रात के टाइम सेंसिटिव है, उसको क्रॉस करने में ऐसे रिस्क है। तो इसने अपने मालिक को कॉल किया कि भैया अभी हम लोग को 7 बज चुका है, यहाँ से रांची से निकलते निकलते तेमारा लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग क्रॉस करेंगे और हमको सही नहीं लग रहा है इस समय, मतलब आपको भी तो पता ही है। तो उधर से उनके मालिक बोलते हैं कि तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम लोग अकेले थोड़ी है, तुम में से अगर किसी को अकेले आना होता तो हम खुद ही मना कर देते। तो इतना लोग है तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, भगवान का नाम लेके आ जाना। सार्जेंट डीजे के मालिक को भी अंदर से वो चीज तो पता थी कि उस घाटी पर क्या होता है। अभी रांची से सिर्फ ये लोग 10 किलोमीटर ही आगे पहुंचे थे। नामकुम करके एक एरिया आता है। नामकुम पहुंचते ही इनके ट्रक के आगे वाले टायर से पट की आवाज आती है। ड्राइवर ने उतर के देखा तो इनका टायर पंक्चर हो चुका था। अब इस ट्रक के टायर को पूरा फिक्स करते कराते इनको रात के 9 बज गए नामकुम में ही। जमशेदपुर अभी भी करीब 120 किलोमीटर दूर था वहां से। विशाल बताते हैं कि जैसे ही हम नामकुम में ट्रक फिक्स करके 20 किलोमीटर और आगे जाते हैं ना, तो पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका था। एकदम घनी घाटी और जंगल के बीच से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि रोड के दोनों साइड पर, एक साइड पे हनुमान जी की मूर्ति और दूसरे साइड पर काली माता की।
अब जहां पर ये मूर्ति थी उसके पास में ही एक बोर्ड लगा हुआ था तैमारा घाटी का। पर तैमारा घाटी में एंटर करने के साथ ही विशाल और उनके दोस्तों से एक भारी गलती हो गई। अब वो गलती क्या थी एग्जैक्टली वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस ट्रक में ड्राइवर के साथ आगे वाली केबिन में 4 लड़के थे और जो ट्रक के पीछे का पार्ट था उसमें 5 लड़के थे, जिसके अंदर पूरा डीजे साउंड का सिस्टम और इनका जो जनरेटर ये लोग लेके जाते हैं अपने साथ वो था। अब जैसे ये लोग तैमारा घाटी के अंदर एंटर करते हैं ना, विशाल बताते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट थोड़ी बहुत लगी हुई थी वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। मतलब सारी की सारी लाइट कभी डिम होती, कभी पूरी ब्राइट हो जाती, कभी डिम होती, कभी पूरी ब्राइट हो जाती। उस ट्रक का ड्राइवर 15-20 की स्पीड में घाटी क्रॉस कर रहा था। दोनों साइड पहाड़ और घने जंगल थे। अच्छा, जो इनका ट्रक था ये ऊपर और पीछे से पूरा तिरपाल से कवर था, तो जो घाटी के अंदर हवा चल रही थी ना वो भी तिरपाल से आके टकरा रही थी बार बार। ये पूरा जो एक एटमॉस्फेयर था बहुत ही डरावना हो चुका था उस समय। इसी बीच अचानक विशाल का फोन बजता है। विशाल ने कॉल रिसीव किया तो जो इनके साथी ट्रक के पीछे बैठे थे उनमें से ही एक लड़के का कॉल था। उस लड़के का नाम था मैथ्यू। मैथ्यू ने बोला विशाल को कि भाई मेरे मोबाइल का डेटा खत्म हो गया है, तुम थोड़ा रिचार्ज कर दो। और पता है यहाँ पर क्या होता है? विशाल ने अपना फोन पे खोला रिचार्ज करने के लिए और इसकी नजर गई अपने मोबाइल फोन के टाइम और डेट पे। डेट दिखा रहा था 16 अप्रैल 2020 और टाइम हो रहा था उस समय 3:02। पर ये घटना तो 2023 की है ना। विशाल ने सोचा कि शायद इसके फ़ोन में कुछ खराबी हो गई होगी। इसने रिचार्ज किया मैथ्यू का और इस घटना को नज़रअंदाज करके फ़ोन नीचे रख दिया विशाल ने। पर यह कोई आम घटना नहीं थी दोस्त। आपको आगे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है इधर। अभी इनकी ट्रक प्रॉपर तरीके से तैमारा घाटी के अंदर घुस चुकी थी। पूरा घनघोर अंधेरा हो रहा है और अचानक जो ड्राइवर और आगे के केबिन में लड़के बैठे थे वो देखते हैं कि रोड की साइड पे इनके ट्रक से कोई 100 मीटर दूर एक औरत झोला लेके खड़ी है और वो इस ट्रक को हाथ दे के रोकना चाह रही थी। ड्राइवर ने अपने बाकी साथियों से बोला कि अबे इस समय कौन है रे यहाँ पे, इतनी रात कोई औरत यहाँ क्या कर रही है। अभी जितनी देर में ये लोग बात कर रहे थे कि गाड़ी रोके कि नहीं रोके, तब तक वो ट्रक उस औरत के पास पहुंच चुकी थी और ड्राइवर ने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। औरत के पास गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर ने अपने साइड जो गेट था उसका शीशा नीचे किया और उस औरत से पूछा कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो औरत बोलती है कि आगे मेरा गाँव है, मुझे छोड़ दो वहाँ पे। विशाल बताते हैं कि उस औरत की आवाज साफ नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा था कि 2 लोग मिल के बोल रहे हैं। ड्राइवर ने पूछा कि पर यहाँ पर तो आसपास कोई गांव नहीं दिखा मेरे को और ये आगे तो पूरा घाटी ही वाला रास्ता है। औरत इस बात का कोई जवाब नहीं देती है, उसकी आंखें नीचे थी और बस एक ही लाइन रिपीट करती है कि आगे मेरा गाँव है, मेरे को छोड़ दो। आवाज एकदम क्लियर नहीं थी उसकी। अब इसी दौरान जो पीछे लड़के बैठे थे ट्रक के, उनमें से एक का कॉल आता है विशाल को। विशाल को कॉल करके उसने बोला कि अबे गाड़ी तुम लोग रोके हो क्या यहाँ पे। विशाल बोला कि हाँ, एक औरत खड़ी थी साइड में तो उससे बात कर रहा है ड्राइवर। ये औरत रिक्वेस्ट कर रही है कि आगे उसका गांव है और हम लोग उसको छोड़ दे आगे तक। जो पीछे लड़का बैठा था उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया। भाई इसने ट्रक का त्रिपाल उठाया धीरे से और झांक के देखा बाहर की तरफ और भाई जो इसने देखा इसका पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा वहीं पर। ये हकलाते हुए विशाल को बोलता है कि विशाल भाई जल्दी बोलो, ड्राइवर को ट्रक आगे बढ़ाएगा। विशाल ने बोला कि अभी क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब ये लड़का बोलता है कि भाई जिसे तुम लोग रोक के बात कर रहे हो ना वो कोई इंसान नहीं है, उसका पैर ही नहीं है भाई, जल्दी भगाओ यहाँ से ट्रक आगे। और ये बात बोल के लड़का वहीं सुबक के रोने लगा। विशाल का यहाँ पर मुंह खुला का खुला रह गया था भाई साहब। विशाल ये बात ड्राइवर को कन्वे करना चाह रहा था पर इसकी आवाज नहीं निकल रही थी डर के मारे। ये ड्राइवर को आवाज लगा रहा है कि भाई सुन ना। अब इसके अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी, ये भी कांप रहा है वहां पे एकदम। तो बाकी जो लोग बैठे थे आगे उन्होंने पूछा विशाल से कि क्या हुआ भाई, ऐसे मतलब कांप क्यों रहा है। तब विशाल ने धीरे से एक बंदे को ये बात बताई। वो बंदा ड्राइवर के थोड़ा करीब बैठा था तो उसने जाके ड्राइवर के कान में धीरे से बात बोली कि भाई ये कोई इंसान नहीं है। ड्राइवर बोलता है भाग। शॉक हो गया वो एकदम। इसने फिर जो उसका साइड मिरर था उसमें ध्यान से देखा और पाया कि भाई इस औरत के घुटने के नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब ये हवा में लटक रही है। भाई डर के मारे ड्राइवर की हालत खराब हुई। इसने तुरंत शीशा ऊपर चढ़ाया और ट्रक का एक्सीलेटर पूरा चाँप के 60-70 की स्पीड से उस घाटी में ड्राइव करने लगा। ये सारे के सारे डर के मारे एकदम सहमे हुए थे। ट्रक अभी कोई 100 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि इनको दिखाई देता है कि वो सेम औरत एक बच्चे को अपने साथ लेके रोड क्रॉस कर रही है। अब जैसे ही वो औरत अचानक रोड पर आई, ड्राइवर ने रिफ्लेक्स में अपना ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही ट्रक थोड़ा सा स्किट होते हुए साइड में जो पहाड़ी थी उसमें जाके टकराता है।
ड्राइवर और केबिन में बैठे सारे लोग एकदम एक सदमे में थे। अपना स्टीयरिंग जोर से पकड़े हुए था ड्राइवर। यहाँ पे धड़कन बढ़ चुकी थी इसकी और माथे से टप 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 पसीना गिर रहा था। अब इसी ब्रेक मारने के दौरान जो पीछे लड़के बैठे थे उनमें से एक का सर जाके सीधा जनरेटर से टकराता है। मैंने बताया था कि जनरेटर लोड किया हुआ अंदर ट्रक के। अब उस टक्कर की वजह से लड़के का सर फट चुका था। यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी। आगे जो लोग बैठे थे उनको कॉल किया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, सर फट गया इसका, गाड़ी रोको थोड़ी देर। अब ड्राइवर ने ट्रक को पीछे किया और जो उनका एक साइड वाला पहिया था वो रोड के नीचे था और दूसरा साइड रोड के ऊपर। इन लोग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था इस समय कि यार बाहर हम निकलें फिर से वो औरत आ जाए, पर वहाँ साथी का सर फटा हुआ था तो जाना तो था ही। ड्राइवर बोलता है कि भाई सबके सब निकलो केबिन से बाहर, और उधर भी फोन करके उनको बोल दिया कि तुम लोग भी तिरपाल हटा के ट्रक से बाहर निकल के आ जाओ। ये सब लोग इस समय तैमारा घाटी के अंदर अपने ट्रक के पीछे खड़े थे। जिस लड़के का सर फटा था उसको ये लोग फर्स्ट एड दे रहे थे। अच्छा, अभी ये फर्स्ट एड देते हुए कोई 20-25 सेकेंड हुए होंगे कि जो ट्रक के अंदर जनरेटर था ना भाई, वो एक बार स्टार्ट होता है। थोड़ी सी आवाज है उसके स्टार्ट होने की, फिर बंद हो गया। इन सबका ध्यान गया जनरेटर की तरफ। देखते देखते जनरेटर एक बार और स्टार्ट होता और इस बार थोड़ी ज्यादा देर के लिए, और फिर से उसके बाद बंद हो गया। भाई इन सबके ठंडे पसीने छूट रहे थे इस समय। ये सबके सब एक टक उस जनरेटर की तरफ देख रहे हैं। अब इनके ग्रुप में एक लड़का था जो थोड़ा देसी टाइप का था, एकदम जो ठेठ होते हैं ना गांव के लोग, वैसा था वो। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया उस समय, जनरेटर की तरफ देखते हुए इसने गाली देना स्टार्ट किया। रे तेरी टेस्ट समझ जाओ। बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाली देने लगा ये। जो बाकी के लोग थे वो लोग इसे टोक भी रहे थे कि भाई क्या कर रहे तू, पर ये किसी के सुनने को तैयार नहीं था। ये बस एक से एक गाली दिए जा रहा था। गाली स्टार्ट होने के कुछ सेकंड के बाद जनरेटर की आवाज तो बंद हो गई, पर पीछे से ना उसके किसी औरत की सुबकने की आवाज आने लगी। इन सबके कान खड़े हो जाते हैं भाई। यहाँ पर इनके पूरे ग्रुप में सारे हिंदू थे, बस 2 लोग क्रिश्चियन थे। ड्राइवर ने बोला कि तुम सबको हनुमान चालीसा आता है ना? सबने बोला हाँ। और क्रिश्चियन जो थे उनको नहीं आता था। तो इन सब ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का और एक घेरा जैसा बनाया। ड्राइवर ने बोला कि सब लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो। इन सब ने एक साथ वहां पर हाथ पकड़ के एक दूसरे का हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे हनुमान चालीसा की गूंज बढ़ रही थी, उस औरत के रोने की आवाज भी तेज होते जा रही थी। अब ये हनुमान चालीसा कोई 60-70% खत्म हुआ होगा और इन्होंने नोटिस किया कि ट्रक के अंदर से उस औरत की सुबकने की आवाज बंद हो जाती है। इन्होंने फिर पूरा हनुमान चालीसा खत्म किया और सारे के सारे ट्रक की तरफ देखने लगे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो औरत अभी अंदर से निकल के बाहर को आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 15-20 मिनट तक ये लोग वहीं पर खड़े रहे और वेट करते रहे उस औरत के बाहर निकलने का। ड्राइवर ने बोला कि यार एक बार चल के देखना चाहिए। ये सब एक साथ ट्रक के पास पहुंचते हैं। तिरपाल हटाए, इन्होंने अपना फ्लैश लाइट जलाया, पर अंदर कोई भी नहीं था सिवाय उनके जनरेटर और डीजे साउंड सिस्टम के। यहाँ पर हिम्मत करके सब लोग ट्रक के अंदर फिर से लोड होते हैं और जो ड्राइवर था उसने एकदम बोल रखा था कि भाई जो ये हनुमान चालीसा है ये तुम लोग जारी रखना और हम लोग भी आगे पढ़ते रहेंगे इसको। ट्रक की रफ्तार बढ़ा के ये लोग वहाँ से 8 किलोमीटर दूर बुंडू पहुँचते हैं। बुंडू में एक पेट्रोल पंप के पास रुककर इन्होंने अपने ओनर को कॉल किया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। ओनर ने बोला कि पहली बात तो तुम लोग गाड़ी रोके ही क्यों? अब एक काम करो, चुपचाप एक लाइन होटल देखकर वहीं पर रुक जाओ आज रात, कल सुबह सुबह चलना जमशेदपुर के लिए। अभी इस समय आराम करो। ये सब लोग जाके एक लाइन होटल पर रुकते और वहीं पे खाना वाना खा के इन्होंने आराम किया। सुबह 6 बजे इन्होंने उस लाइन होटल के आसपास जो लोग थे उनको सारी बात बताई कि रात को हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। तो उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर इतना मर्डर हुआ है और इतना एक्सीडेंट हुआ है कि कई सारी स्पिरिट्स जो है इस एरिया को हॉन्ट करती हैं। तुम लोग जिंदा बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। जब ये रांची जमशेदपुर हाईवे नहीं बना था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था इस एरिया में, उस टाइम पे शाम ढलने के बाद से ही ये पूरा इलाका माओवादियों के कब्जे में आ जाता था। अब अंधेरे में अक्सर जब यहाँ से गाड़ियां क्रॉस होती थी तो माओवादी उन गाड़ियों को रोक कर लूटपाट करते थे। अब जो यात्री उस लूटपाट में माओवादियों से कोऑपरेट करते थे उनको तो ये लोग जाने देते, पर जो लोग थोड़ा भी विरोध करते इन माओवादियों का तो माओवादी उनको वहीं पर गोली मार देते थे। कई लोगों की हत्याएं हुई है इस घाटी के अंदर। इन्हीं स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने के लिए तैमार घाटी स्टार्ट होने से पहले ही हनुमान जी और काली जी की मूर्ति बनाई गई थी। रिवाज ये है कि जो भी उस एरिया से क्रॉस करता है मूर्ति के सामने मत्था टेक कर ही आगे निकलता है। पर चूंकि शाम के टाइम यहाँ पर माओवादियों का भी खतरा होता है, इसलिए लोगों ने मत्था टेकने वाला काम बंद कर दिया और मंदिर की ओर सिक्का उछाल के अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ जाते थे। इन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ना ही हमने वहां मत्था टेका, ना ही हमने सिक्का उछाला। इस घाटी में एंटर करने के साथ ही समय जो है ना वो उल्टा फुल्टा हो जाता है। मैंने बताया था कि मोबाइल में इसका डेट दिखा रहा था 2020
और इस समय था 2023 का। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उनके मोबाइल कहीं फ्यूचर का डेट या फिर पास्ट का डेट दिखाने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीजन कोई पता नहीं लगा पाया है। अगर वहाँ के लोकल लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ जानकारी है कि क्यों ये चीज होती है उस जगह, तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अच्छा, एक दो और रिकॉर्डेड इंसिडेंट बताता हूँ जो कि इस्तेमार घाटी में रहने वाले लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। इस्तेमार वाले रीजन में एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय है। वहाँ के टीचर्स बताते हैं कि जब भी ये लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं, क्योंकि इनका मैनुअल अटेंडेंस नहीं होता है, ये लोग अपने सिस्टम में ही अपडेट करते हैं, तो जब भी ये लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो सपोज अभी 2025 चल रहा है, तो इनका सिस्टम अपने आप या तो 2026 2027 की डेट ले लेगा या फिर कोई पास्ट के कोई साल में अपडेट हो जाएगा। एक और इंसिडेंट मुझे मिला जहां पर एक एनजीओ में काम करने वाले किशोर सिंह जी बताते हैं कि बुंडू टोल प्लाजा पार करके वो रांची की तरफ आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने तमार रीजन में एंट्री की, उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप अपना डेट और टाइम एडजस्ट कर लीजिए। तारीख था 25 जनवरी 2024 और समय दिखा रहा था 9:06। 1.5 साल का अंतर था जिस समय वो ये ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 5 मिनट तक इस एरिया में जब तक वो ट्रैवल कर रहे थे तब तक ये प्रॉब्लम रही फोन में, और ये एरिया पार करते ही फोन ऑटोमेटिक रीसेट हो गया, मतलब अब सही डेट दिखा रहा था। तो यार ये थी तमार घाटी की बैक स्टोरी। आपके साथ या आपके परिवार में भी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।